इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका और आज के सेशन में हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो को रिवाइज करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं याद दिला देती हूँ दैट इफ यू फील दैट यू आर वीक इन इंग्लिश, अगर आप अपने इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू अ स्पेशल कोर्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इंडिगो चैप्टर, ये तो आप सबको ब्रीफ आइडिया होगा कि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। इस कहानी में लुई फिशर ने महात्मा गांधी से जो उनकी इंटरव्यू थी उसके बारे में बताया है और महात्मा गांधी उन्हें बताते हैं कि महात्मा गांधी की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसे शुरू हुई। एंड इस चैप्टर में हमें महात्मा गांधी से कुछ सीखने को मिलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप इन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल। Mahatma Gandhi was concerned about the plight of the poor and fought for their rights. He also made efforts to uplift them and taught them self-reliance. So this is the main message that we get कि वो एक इतने अच्छे और इतने इफेक्टिव लीडर कैसे थे, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी थी। वो ये थी कि वो एम्पैथेटिक थे टुवर्ड्स द पीपल, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का उनका एम रहता था और साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की उन गरीब किसानों को अपलिफ्ट करने की भी और उन्हें सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता भी सिखाई। तो ये हमें महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए इसके साथ ही इस चैप्टर को फटाफट से रिवाइज करते हैं। लुई फिशर ने गांधी जी की इंटरव्यू ली थी 1942 में और तब गांधी जी ने उन्हें बताया कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी इन्वॉल्वमेंट 1917 में शुरू हुई और वो कैसे शुरू हुई। वो शुरू हुई थी चंपारण मूवमेंट से। तो उसी के बारे में गांधी जी ने यहाँ पर बताया है। वो कहते हैं कि दिसंबर 1916 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन अटेंड कर रहे थे लखनऊ पे। वहां पर अराउंड 2301 डेलीगेट्स थे। वहां पर राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान चंपारण से गांधी जी को मिलने आया था और उसने गांधी जी को रिक्वेस्ट की उनके साथ चंपारण जाने की, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है और बुक में कहा गया है कि वो लोकेटेड है एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज नियर नेपाल। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहां पर चंपारण मूवमेंट हुई थी और वहीं से ये किसान राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को मिलने के लिए इस कन्वेंशन पर आए। अब महात्मा गांधी जी की बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी और इसलिए उन्होंने उसे कहा कि अभी तो मुझे कानपुर जाना है मीटिंग के लिए और उसके बाद और जगहों पर भी जाना है। तो राजकुमार शुक्ला उनके साथ साथ ही घूमता रहा और वो बहुत ज्यादा सीरियस था। वो अपने साथ गांधी जी को चंपारण ले जाना ही चाहता था और वो उन्हें कंप्लेन करना चाहता था अगेंस्ट द इनजस्टिसेस टू शेयर क्रॉपर पीजेंट्स। अब चंपारण में जो गरीब किसान थे वो एक शेयर क्रॉपिंग की जो एग्रीमेंट है उसके अंडर बंधे हुए थे। वो टेनेंट्स की तरह बड़े बड़े फार्म्स पर काम करते थे और फार्म्स के ओनर्स थे ब्रिटिश मैन। अब ये इतना डिटर्मिन्ड था कि वो गांधी जी के साथ ही रहा कि भाई मैं तो आपको चंपारण लेकर ही जाऊंगा। और फाइनली गांधी जी ने कहा कि चलो इस डेट को मैंने कैलकाटा जाना है तो तुम वहां पर आना, तो वहां से फिर हम चंपारण चलेंगे। और जब गांधी जी कैलकाटा पहुंचे तो उस दिन उस समय वहां पर राजकुमार शुक्ला हॉन्चेस पर बैठा हुआ मिला, यानी कि वो पांव भर बैठा हुआ पहले से ही गांधी जी का इंतजार कर रहा था। इससे पता लगता है कि वो इतना ज्यादा डिटर्मिन्ड था और इतना ज्यादा डेडिकेटेड था अपने कॉज के लिए। दोनों ने पटना के लिए एक ट्रेन ले ली। फिर जब वो पटना पहुंचे तो वहां पर शुक्ला उन्हें गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नाम के बहुत ही फेमस लॉयर के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद वही है जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने फैसला किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। वहां पर उनके जानने वाले थे प्रोफेसर JB कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे। वो दोनों शांति निकेतन में मिले थे कोलकाता में। 15 अप्रैल 1917 को उनकी ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। 2 दिन के लिए वो प्रोफेसर मलकानी के घर रहे जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। और गांधी जी कहते हैं कि वो होम रूल के एडवोकेट थे और उन दिनों में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होम रूल के एडवोकेट्स को अपने घर पर नहीं पनाह नहीं देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार उनके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को पूरे 2 दिन के लिए अपने घर पर स्टे कराई। शेयर क्रॉपर्स चंपारण से ही मुजफ्फरपुर आने लग गए जब उन्हें पता लगा कि कोई महात्मा है जो कि उनके लिए वहां पर आ रहा है। वहां पर उनके बहुत सारे लॉयर्स से भी मीटिंग हुई और उन्होंने उन्हें पीजेंट्स के केस के बारे में बताया और बताया कि वो कितनी फीस लेते हैं। गांधी जी ने लॉयर्स को बहुत डांटा जब उन्हें पता चला कि वो इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं इन गरीब किसानों से।
गांधी जी ने कहा कि बेचारे किसानों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी फीस देकर तो ये बेचारे और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, ये चीज इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके लिए किसी भी तरह का रिलीफ कोर्ट्स में नहीं है, इनका रियल रिलीफ है फ्री फ्रॉम फियर। तो जब तक ये अपने डर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये ठीक से जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी, चंपारण में जो क्रॉपिंग का एग्रीमेंट था वो था कि जो लैंड है उसे इंग्लिशमैन ओन करते थे, और जो भारत के किसान थे वो टेनेंट्स की तरह उन लैंड्स पर काम करते थे, और उन्हें वहां पर इंडिगो की फसल उगानी पड़ती थी इन 3/20 या फिर 15% लैंड पर, और जितना भी क्रॉप उगता था वो किराए के रूप में वो इन लैंड ओनर्स को, इंग्लिशमैन को दे देते थे। उसके बाद जैसे ही जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाई, तो ये जो लैंड ओनर्स हैं, इन्हें अब ये कल्टीवेटेड इंडिगो नहीं चाहिए थी, इसलिए इन्होंने किसानों को कहा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए तुम्हें हमें कंपेंसेशन पे करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे किसानों ने तो कंपेंसेशन पे की और इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एंड करने का रीजन वो सिंथेटिक इंडिगो है, जो कि अब उन्हें चाहिए थी, इसी वजह से उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया गया था, तो किसानों ने कहा कि अरे हमारे पैसे वापस दो जो हमने कंपेंसेशन पे की है। तभी गांधी जी चंपारण में आ गए। तो इस केस के लिए वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए, और उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि कहा गया कि आप एक आउटसाइडर हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं आउटसाइडर नहीं हूं, मैं भी एक भारतीय हूं, इसलिए अपने भारतीय किसानों के हक के लिए लड़ना मेरे लिए सही है। उसके बाद वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन के पास गए, जिसने उन्हें बुली किया और कहा कि आप चंपारण छोड़कर चले जाइए, लेकिन वो नहीं गए, वो मोतीहारी गए, जो कि चंपारण का कैपिटल है। बहुत सारे और लोग उनके प्रोटेस्ट में जुड़ गए, और जब एक खबर आई कि किसी एक किसान के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, तो गांधी जी उसे मिलने के लिए गए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उन्हें रोक दिया और उन्हें ऑर्डर दिया कि आप चंपारण को छोड़कर चले जाएं। गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने इस ऑर्डर को नहीं माना, और उन्हें अगले दिन कोर्ट में बुलाया गया। वो सारी रात जागे, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को कॉल किया, उनके इन्फ्लुएंशियल दोस्तों को बुलाया, अपने आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेजी, और एक पूरा लंबा रिपोर्ट वाइसरॉय को भी लिखकर भेजा। अगली सुबह मोतीहारी किसानों से भरी हुई थी, वो सब गांधी जी को सपोर्ट करने आए थे। और गांधी जी कहते हैं कि जब कोर्ट हाउस के आसपास इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, लोग इकट्ठा हो गए थे, दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। उन्हें अब ये पता लग रहा था कि जब वो यूनाइटेड है, एकजुट हैं, तो वो इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए हैं, और अब वो ब्रिटिशर्स के डर से फ्री हो जाएंगे। इतने बड़े लोग, इतने बड़े ग्रुप को देखकर, इतने बड़े क्राउड को देखकर ऑफिशियल्स को भी पावरलेस फील हो रहा था, और उन्हें गांधी जी की मदद चाहिए थी इन्हें कंट्रोल करने के लिए। गांधी जी ने उन्हें ये प्रूफ दे दिया था दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। मीन्स तुम ऐसा समझते हो कि तुम भारत के लोगों को डरा धमका सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद गांधी जी के ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं गलत हूं, मैंने तुम्हारे ऑर्डर को नहीं माना है, क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में घिरा हुआ हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मीन्स कि मैं दो ऐसी ड्यूटीज हैं जिनकी दुविधा में फंसा हुआ हूं कि कौन सी ड्यूटी को पूरा करूं। पहली ड्यूटी तो ये है कि मैं एक लॉ ब्रेकर का बुरा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता, और दूसरी ड्यूटी ये है कि मैं वहां पर ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं उससे भी पीछे नहीं हट सकता। उसने कहा कि बताओ आपकी पेनल्टी क्या है। जज ने कहा कि अभी आपको मैं 2 घंटे की बेल दे रहा हूं, 2 घंटे के बाद मैं ऑर्डर दूंगा, तो आप 2 घंटे के लिए बेल का अमाउंट जमा करवा दो। गांधी जी ने बेल का अमाउंट जमा करवाने से मना कर दिया, तो उन्हें बिना बेल के ही रिलीज कर दिया गया। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स ने प्लान किया हुआ था कि अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो सब भी पेयर्स में कोर्ट अरेस्ट कर देंगे, मीन्स 2-2 आएंगे और वो भी कहेंगे कि हमें भी जेल में डाल दो।
तो गांधी जी कहते हैं कि जब इस तरह का फैसला कर लिया था, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए थे, thus द बैटल ऑफ चंपारण वाज वन। फिर मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी भेजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन्होंने ऑर्डर किया कि इस केस को ड्रॉप कर दो। फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, गांधी जी कहते हैं दैट दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। गांधी जी ने उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को डिसोबे किया था और अब उस केस को खत्म कर दिया गया था। मींस गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस की थी उसकी विजय हो गई थी। उसके बाद जून 1917 में वो सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, उन्हें डिटेल प्लान ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ले किया गया। मींस एक बार फिर से प्लान बनाया गया कि अगर गांधी जी वापस ना आए तो बाकी के लोग उनके सपोर्ट में क्या करेंगे। 4 इंटरव्यूज हुई, उसके बाद ऑफिशियल कमीशन सेट किया गया इंक्वायरी के लिए कि ये जो केस है चंपारण का ये क्या है। इस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे। अब गांधी जी चंपारण में टोटल 7 मंथ्स रहे थे कॉन्टिन्यूटी में, और उसके बाद भी काफी छोटी छोटी विजिट्स पर वो चंपारण जाते रहे जब तक कि केस पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाई गई थी इसमें बहुत बड़ा एविडेंस आया प्लांटर्स के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और साथ ही साथ इन लैंडलॉर्ड्स ने अग्री कर दिया कि वो पैसे वापस दे देंगे। लेकिन कितने, सवाल था कितने। गांधी जी ने 50% अमाउंट मांगा था, और चंपारण में रहने वाले ब्रिटिश मिशनरी रेवरेंट J.Z. हॉज का कहना है कि प्लांटर्स ने 25% रिफंड करने की ऑफर दी, और उन्हें लग रहा था कि गांधी जी 25% पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 50% मांग रहे थे। लेकिन गांधी जी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये है कि लैंडलॉर्ड्स पैसे देने को तैयार है। मींस वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो अपनी प्रेस्टीज भी दे रहे हैं जब वो ये मान रहे हैं कि हाँ उन्होंने कोई गलती की थी। अब पेजेंट्स ने ये देखा कि उनके हक हैं और उनके हकों के लिए लड़ने के लिए भी कोई है, कोई उनको सपोर्ट दे रहा है, इससे उनमें करेज आया। कुछ सालों बाद लैंडलॉर्ड्स अपने एस्टेट्स को छोड़कर चले गए और एस्टेट्स वापस फार्मर्स के पास आ गए और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग खत्म हो गई। गांधी जी का एम लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस नहीं था, उनका एम था कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। उन्होंने 2 वॉलंटरी टीचर्स महादेव देसाई और नरहरि पारिक को भी चंपारण में डिप्लॉय किया। वहां पर 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले, क्लेanलीनेस और सैनिटेशन सिखाई गई गांव वालों को। एक वॉलंटियर डॉक्टर रखा गया 6 महीनों के लिए जिसके पास 3 दवाइयां थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। विमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया, सैनिटेशन के इश्यूज को रिजॉल्व किया गया। गांधी जी कहते हैं दैट चंपारण वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। He says it was the watershed moment in his life, मीन्स एक ऐसा मोमेंट जिससे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि इस दिन उन्होंने ब्रिटिश को ये कह दिया था दैट दे कैनॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री। इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, इट वॉज एन एक्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस्ड पीजेंट्स। मीन्स शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी कि भाई हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, नो। बात शुरू हुई थी इसलिए कि बहुत सारे किसान हैं जो कि प्रॉब्लम में हैं, उनकी मदद करनी है। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. मीन्स गांधी जी का एम कोई ख्यालों के को फुलफिल करने का नहीं था, उनका एम था लोगों की मदद करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। Charles Freer Andrews was an English pacifist and he was a follower of Gandhiji and he offered help in the Champaran issue also, but Gandhiji refused because he wanted to teach self-reliance to Indians. वो चाहते थे कि अपनी लड़ाई खुद से लड़ो। Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. तो ये 3 चीजें हैं जिसके लिए गांधी जी ने इकट्ठे ही लड़ाई शुरू की और ये 3 मैसेजेस उन्होंने दिए अपने सारे फेलो इंडियंस को। ये तो थी हमारी चैप्टर की रिवीजन। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इमेजिन दैट महात्मा गांधी फ्रॉम द टेक्स्ट इंडिगो विजिट्स मुकेश टाउन फिरोजाबाद एज डिस्क्राइब्ड इन लॉ स्प्रिंग. Gandhi sees how the poor bangle makers are caught up in a vicious circle of the sahukars, middlemen and policemen, keepers of law, bureaucrats and politicians. True to his nature of being an activist and a social reformist, he decides to do something about it over a month. As Mukesh, write a diary entry on the last day of Gandhi's 1-month stay, elaborating on any 2 things that he did that transformed the people's lives in Firozabad.
तो आपको कोई ऐसी 2 इश्यूज उठानी है जो कि प्रॉब्लम थी फिरोजाबाद में, जिनका सोल्यूशन गांधी जी ने दिया, और आपने एक डायरी एंट्री का फॉर्मेट लिखना है। डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। डियर डायरी, टुडे मार्क्स अ मंथ ऑफ महात्मा गांधी बीइंग इन अ टाउन। फिर हम थोड़ा सा इधर उधर की बातें करेंगे, थोड़ा सा इंडिगो चैप्टर से ले लेंगे, थोड़ा सा लॉ स्प्रिंग से ले लेंगे, और जो 2 चीजें आपने लिखनी है जिसमें कि महात्मा गांधी ने चेंजेस लाए, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं, अपने आइडियाज डाल सकते हैं। मेरी कुछ सजेशन से आप कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ की लिविंग कंडीशंस इंप्रूव की, जैसे कि हमने कहानी में भी पढ़ा कि वहाँ पे डंप्स ऑफ गार्बेज थे इधर उधर, तो वो चीज ठीक करने में गांधी जी ने रोल प्ले किया, क्लेanलीनेस, सैनिटेशन। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था मनी लेंडर्स का, उसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने कुछ एक्शन लिया, और उन्होंने इन बैंगल मेकर्स को ये सजेशन दी कि भाई तुम मनी लेंडर्स की जगह कोऑपरेटिव बैंक से जाकर लोन लो, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है और उनके पैसे चुकाना भी आसान होता है। तो इस तरह के कुछ एक्शंस गांधी जी ले सकते हैं, और आप अपनी, जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी क्रिएटिविटी से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What can be inferred from Rajendra Prasad's recorded upshot of the lawyer consultations at Motihari? तो राजेंद्र प्रसाद ने जो रिकॉर्ड किया था कि जब लॉयर्स के साथ बातें की गांधी जी ने, तो जो भी उनकी बातचीत हुई उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं? रेफरेंस है दैट द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड। अब इस डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि सीनियर लॉयर का ये कहना है कि वो वहां पर सिर्फ गांधी जी की वजह से ही आए हुए थे। They were there due to his fame and name only. And if he went to jail, then they would also go back. So they were not bothered about the poor peasants and their problem. They had just come there because Mahatma Gandhi was involved, who was a famous person. Later on, his question about the peasants, that made them feel ashamed, and they said that if Gandhi ji, being an outsider, was also ready to go to jail for the cause of the peasants, then they would also follow him and they would also go to jail. So गांधी जी ने जब ऐसा सपोर्ट दिया फार्मर्स को, तो उससे शर्मिंदा होकर उन्होंने भी कहा कि आप बाहर से आए हैं तो भी आप इन गरीब किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ जेल चले जाएंगे। Next question. Gandhi was a lawyer himself. Examine how his professional expertise helped in Champaran. Now, Gandhi ji was well versed with the working of courts. उन्हें पता था कि कोर्ट्स से किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक कि वो फियर को ओवरकम नहीं करके फियरलेस नहीं बन जाते। और गांधी जी को ये भी पता था कि जो लॉयर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई फी चार्ज कर रहे हैं, और इतनी हाई फी ये गरीब किसान नहीं पे कर पाएंगे। वो तो बेचारे ब्रिटिश के डर के नीचे क्रश हो गए थे, इसलिए उन्हें करेज और ब्रेवरी सिखाना ज्यादा जरूरी था। उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए था, उन्हें लिबर्टी चाहिए थी, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, उन्हें ये फीलिंग चाहिए थी कि हाँ कोई हमारे साथ है। तो कहते हैं कि उनके एम्पावरमेंट को प्रायोरिटाइज किया रादर देन द लीगल बैटल। गांधी जी प्रायोरिटाइज्ड their empowerment over the legal battle। मीन्स उन्होंने कहा कि लीगल बैटल इतना जरूरी नहीं है, इन फार्मर्स को एम्पावर करना ज्यादा जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मेक्स इट क्लियर दैट मनी एंड फाइनेंस आर अ सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रगल इन चंपारण। कमेंट ऑन एस्पेक्ट दैट यू थिंक वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गांधी जी। गांधी जी के लिए वो क्या चीज थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? उन्होंने कहा मनी एंड फाइनेंस तो सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था फियरलेसनेस, करेज, लिबर्टी, empowerment of the poor peasants, ensuring that they had rights and defenders, and making them feel confident, uplifted. That was the first most important aspect for Gandhi ji. Our next question,
The peasants were themselves the most crucial agents in the success of the Champaran civil disobedience. Expand. So civil disobedience का जो सक्सेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल peasants ने प्ले किया. यस हम कहेंगे कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया. सबसे पहले तो जो राजकुमार शुक्ला था उसका एग्जाम्पल देंगे, उसकी बात करेंगे, हम उसको रेफर करेंगे कि वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड था. उसने पक्का इरादा किया होता कि गांधी जी से मदद लेनी ही लेनी है. सेकेंडली हम कहेंगे दैट दे ऑल शोड सपोर्ट फॉर गांधी जी व्हेन दे केम टू मुजफ्फरपुर. Then third incidence is that they all gathered at Motihari to show support to Gandhi ji who was fighting for their cause. And fourthly, you will refer that they accepted 25% refund also. जब गांधी जी ने 25% रिफंड को एक्सेप्ट कर लिया तो किसानों ने भी उनकी बात को एक्सेप्ट करके सपोर्ट दिया और उनकी इस सपोर्ट की वजह से ही ये सिविल डिसोबीडियंस सक्सेसफुल रहा. तो ये चार चीजें आप डिस्कस करेंगे इस आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. व्हाट लेड गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क? और when Gandhi got the wholehearted support of the lawyers, he said the battle of Champaran is won. What was the essence behind his statement? गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? अब देखिए, ये जो लॉयर्स थे ये लोकल मैन थे और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे. तो जब इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोकल आदमी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे ब्रिटिश पर प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर की वजह से ही बैटल ऑफ चंपारण जीता जाएगा, क्योंकि जब ब्रिटिश पर प्रेशर पड़ेगा तो वो इन्हें अलाउ कर देंगे, इनके कॉज को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और वही हुआ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Elucidate. So it was a turning point. It was a watershed moment in Gandhiji's life because it was then that he realized that now it was the time to ask Britishers to leave his country. And India's first instance of civil disobedience movement was the Champaran movement. This laid the foundation of Gandhiji's role in India's freedom struggle. एंड यहाँ से ही गांधी जी ने ये रियलाइज कर लिया था दैट नो वन कैन ऑर्डर मी इन माय ओन कंट्री एंड ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू प्लीज लीव द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, Gandhi's loyalty was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. Why did Gandhi ji continue his stay in Champaran even after indigo sharecropping disappeared? देखिए, गांधी जी वहां पर कुछ एम अचीव करने नहीं गए थे, वो एम था सिर्फ उन गरीब किसानों की मदद करने का. और वो उनकी मदद जब करने गए ही थे तो उन्होंने उन्हें उन लैंडलॉर्ड से तो आजादी दिला दी थी, शेयर क्रॉपिंग का जो एग्रीमेंट था उससे तो आजादी दिला दी थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इन किसानों की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी बहुत खराब है. तो उन्होंने वहां पर उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए वहां पर काफी सारा काम किया. वहां पे स्कूल्स खुलवाए गए, वॉलंटियर्स को बुलाया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया, वहां की मेडिकल कंडीशंस इंप्रूव की, सैनिटेशन कंडीशंस इंप्रूव की, उनकी हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव की और इन सबको ठीक करने के लिए उनका एम ये था कि इनकी लिविंग कंडीशंस ठीक करनी है, इन फार्मर्स को अपलिफ्ट करना है ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके. तो गांधी जी का एम था, इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स and these living human beings are the poor peasants of Champaran. So he was empathetic towards them and he wanted to improve their life. So with this we come to an end of this session. I will still again remind you that if you want to improve your score in English, please subscribe to our specialized courses for class 12. Thank you for watching this video.